ये स्टेटस को फोर्सेस जो होती हैं, इसको उर्दू में कहते हैं जू का तू की सूरत हाल बरकरार करने वाला। जैसा चल रहा है 200 साल से वैसे चलने दो। अंग्रेज़ ने नहीं बदला तो हम क्यों बदलें? अंग्रेज़ ने नहीं बदला तो हमने ज़रूर बदलना है, क्योंकि अब आज़ाद है, हम 17 साल हो गए। और बदलना किसका? सोच को। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोचों को बदलते रहें, दुनिया बदलती रहेगी। और बुद्धा की एक स्टेटमेंट है, $1 मिलियन की स्टेटमेंट है, छोटी सी स्टेटमेंट है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैंने स्टेटस को की पैरवी करनी है, मैंने लकीर का फकीर रहना है, मैंने रवायतों का असीर रहना है, तो आप रहेंगे और सिस्टम पे आप नॉक नहीं कर सकेंगे, ज़रबेकारी नहीं दे सकेंगे, डेंट नहीं आएगा, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। नया सिस्टम, पुराना सिस्टम कोलैप्स होगा तो नया सिस्टम अपनी जगह बनाएगा। बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। ओवर कॉशियस। अब मैं इस पे एक शेर पढ़ता हूं, इससे पहले कि मैं इसकी वजाहत करूं। उर्दू का एक शेर है, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये ओवर कॉशियस लोग हैं जो एक्स्ट्रा मोहतात हैं। उनका एक्स्ट्रा मोहतात होना लोगों की जिंदगी जीरन कर देता है आसपास। दे आर नॉट रिस्क टेकर, और ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के जमा तफरीकों में माहिर होते हैं। जब रिस्क नहीं लेते, कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूरी है कामयाबी के लिए। ये रजिस्टर कर लें, कैलकुलेटेड रिस्क कामयाबी के लिए ज़रूरी है। एट टाइम्स आपको कानून तोड़ने पड़ते हैं। मैंने सरकार में मुख्तलिफ ग्रेड्स पे काम किया है। अगर मैं खाली सरकारी ऑर्डर्स पे चलता तो मेरे हर इदारा फेल हो जाता, नस्ट या यूईटी में। मैंने विकेट से बाहर निकल खेला है और कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मजबूर करती है आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पे, वरना वो जो बचपन तीसरी जनरेशन भी बर्तन धो रही होती है घरों में, और माइयों की, औरतों की, और चौथी जनरेशन मुंशियों की मुंशी बनती है। फिर फ़र्क होता है कि वो पैदल चलता था, अब इससे मोटरसाइकिल होंडा 70 ले लिया चौथी जनरेशन में, और अगली जनरेशन में FX सुजुकी खरीद लेता है किस्तों पे। इसके ज़्यादा तरक्की नहीं होती उन लोगों में, ओवर कॉशियस लोगों में। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें, जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो मुझे हर प्रोजेक्ट में डरा देते हैं। अगर मैं उनके मशवरे पे चलता ना और फिजिबिलिटियाँ बनाता रहता तो मैं गया, फिर अपनी जान से किया। खाक हो जाएंगे हम खबर, तुमको खबर होने तक। मैंने जब लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बनाया तो उसकी प्रेजेंटेशन जब मैंने शुरू में दी तो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट लीडर बैठे हुए थे, आरिफ एजाज। वो इसके CEO रहे हैं आदमजी इंश्योरेंस के, और आदमजी इंश्योरेंस खरबों की कंपनी है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा है। जब मैं लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन दे रहा था, इसका आइडिया कंसीव कर रहा था, कहते हैं इसकी फिजिबिलिटी बनाई है। मैं कहा इसकी फिजिबिलिटी ये और बस ये, इसके अलावा फिजिबिलिटी कोई नहीं मेरे पास। चुप हो गए, इनके पास जवाब ही कोई नहीं था। इसका मतलब है तजर्बा, इसका मतलब है कन्विक्शन कि मैंने करना ही करना है। मैं कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, मैंने लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बनाना है ताकि यूनिवर्सिटी की बुनियाद बने। ये 6 साल पहले की बात है। तो उनकी सेल्फ कन्विक्शन उस बंदे की आपको उठा देती है और आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ओवर कॉशियस लोग, जो एक्स्ट्रा, उर्दू में हम उसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा मोहतात लोग, ये ज़िंदगी जीरन कर देते हैं घर वालों की, बच्चों की, एज ए टीचर स्कूल के स्टूडेंट्स की, और एज ए बिग बॉस ऑफिस के स्टाफ की। इसका अपोजिट भी है, वो है गैर मोहतात, अंडर कॉशियस। गैर मोहतात में आप मोटा मोटा डाटा नहीं चुनते, मार्केट का सर्वे नहीं करते और CNG पंप खोल लेते हैं। और CNG पंप इस वक्त जो है ना, CNG स्टेशन लोहे के भाव भी नहीं बिक रहा लाहौर में, जिन्होंने 4-4 करोड़ का लगाया था, वो गैर मोहतात तज़िये की तरह चलते चले थे। उनका सब 2 करोड़ कमा रहे हैं साल के, हम भी 2 करोड़ कमा लेंगे 4 करोड़ लगा के। तो ओवर कॉशियस और अंडर कॉशियस लोग भी नाकाम रहते हैं। पूअर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, ये वो है जो मैं पढ़ाता हूँ, और मैं अक्सर और बेशतर मैं भी इसका विक्टिम रहा हूँ, और आप सब इंशाल्लाह विक्टिम होंगे इसके। इसकी मेन वजह बदनीति है पार्टनर की।
इल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है, इल कॉम्पिटेंस नहीं है, बदनीति है उसके पार्टनर की। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है नया टेल। नया टेल अंडरग्राउंड केबल सर्व करती है, अंडरग्राउंड टेलीफोन देती है। नया टेल का मालिक का नाम है वहाज सराज। ये लाइव की स्टडी है, आप नया टेल टाइप करेंगे ना, NAYATEL टेल। ये यूटी में मेरे से 4 साल जूनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर था मिस्टर वहाब सराज। उनका एक पार्टनर, ये HEC में मुलाजिम थे, डॉक्टर, जो HEC के बड़े फाउंडर थे, क्या नाम है जी HEC के फाउंडर का, अताउर रहमान। अताउर रहमान के ये साथ ऑफिस में काम करते थे BS मैकेनिकल करने के बाद। इनके पास इनके सुजुकी कार थी। इन्होंने सुजुकी कार आज से 18 साल पहले 2001 में 1.5 से 2 लाख की बेची, जब पेट्रोल 30 रुपये लीटर था। और उनका क्लास फेलो एक और था, उनके साथ मिलके 2-2 लाख इन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर स्टोर खोला इस्लामाबाद में, एक छोटा सा अड्डा लेके। आज कई अरब का इनके पास बिजनेस है। और इन्होंने मुझे बताया कि मेरा पार्टनर मेरा कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो था UT में, और हमारी नेक नीति की वजह से अल्लाह ने इतनी तरक्की दी है कि पूरे इस्लामाबाद की वेब एनेबल्ड मॉनिटरिंग भी ये कर रहे हैं। जो कैमरे लगे हैं ना वेब के ज़रिए, वो भी इनके थ्रू हो रहा है सेफ सिटी का। इतना बड़ा इनके पास बिजनेस है। और इनकी कामयाबी के पीछे पॉजिटिविटी है पार्टनरशिप की। ये मैंने अच्छी मिसाल आपको इसलिए दी है कि आपको आज भी पता हो कि पार्टनरशिप में अगर पॉजिटिविटी और फेयरनेस है तो विन विन है। और 10 में से एक ने डंडी मारी तो 9 के 9 डूब गए। अब सिलेक्शन ऑफ बिजनेस पार्टनर अगर आप सही नहीं कर रहे बिजनेस में, यू आर फेलियर, आई एम फेलियर, एवरीवन इज फेलियर। बड़ा ठोक बजा के, परख के, जांच के आप बिजनेस पार्टनर लें। जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत का मतलब है अमूर रोज़मर्रा के अमूर, वो सियासत से मुराद है। तो अगर रोज़मर्रा के अमूर से आप दीन को बाहर निकाल देंगे, और आपको पता है जनाब रसालत माब हुज़ूर पाक की ज़िंदगी में अमूर बिज़नेस के हवाले से मैंने एक वाक़या पढ़ा था, आप सब ने शायद पढ़ा हो, कि शाम के सफ़र में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ हज़रत खतीजा को। उन्होंने देखा ये नौजवान जो आया है इसके आते ना बरकत शुरू हो गई है, प्रॉफिट शुरू हो गए। उसमें सिंपली यह था कि पूरे कारोबार में 100 की 200% दयानत और पॉजिटिविटी और मालिक का ख्याल। तो जनाब रसालत माब की ज़ात अक़दस में एक पॉइंट जो सबसे अहम हम आम जिंदगी के ले सकते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप में फेयरनेस, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप जब भी पार्टनरशिप करें, आपकी खिदमत में मेरा ये एक बड़ी इल्तिजा सी है, हम्बल सी सबमिशन है कि पार्टनर के साथ फेयर रहें, अल्लाह आपके साथ फेयर रहेगा। खैर तब बढ़ती है जब खैर को फैलाया जाता है। और मैंने जो बरकत की मिसाल दी है इस्लामाबाद में नया टेल, वो बिलियंस के बिजनेस कर रहे हैं। FX सुजुकी थी उसके पास 2001 में, और अब उनका सेवर प्लॉ के ऊपर बहुत बड़े कई फ्लोरों पे उनके ऑफिस हैं, और कई 100 या कई हज़ार एम्प्लॉई है उनका पूरे इस्लामाबाद में फैले। किसके? और इतना हम्बल आदमी है। जब मैं UT में प्रोफेसर था, वो UT ग्रेजुएट है, कहते हैं जब आप पिंडी से मुझे लाहौर से फ़ोन करेंगे, मैं बच्चों को आके अपनी लाइफ की स्टोरी सुना के इनकरेज करूँगा। और वो अक्सर पिंडी से आते थे, बच्चों को, मेरे MBA BBA के बच्चों को मोटिवेट करके चले जाते थे। अल्लाह लोग आदमी है। ये नहीं कहता था मेरे एक दिन 10,000 का या 5 लाख का या 50 लाख का, जो है उसका एक दिन 5 से 10 लाख का था, और है। उसके बावजूद स्टूडेंट्स की मोहब्बत में वो फ्लाई करके आते थे, मेरे बच्चों को BBA MBA की अच्छी तलकीन करके जाते थे, और इकबाल के शेरों से गरमाते थे। सुपरस्टिशन का मतलब है उर्दू में तोहमात। जी बिल्ली ने रास्ता काट लिया लिहाजा मैं आज छुट्टी कर लूँगा। हिंदू माशरे में तोहमात बहुत ज़्यादा है, मुसलमान माशरे में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। बदकिस्मती से हमने हिंदुओं से, चूँकि हम कन्वर्ट हुए मेजॉरिटी और हिंदुओं के साथ 400-500 साल रहे, तो लाशोरी तौर पे तोहमात को हमने भी हिस्सा बना लिया, जिसमें काली मिर्च नहीं बांटते, वो फेंकते,
नेगेटिविटी को स्पॉइल करने के लिए, जिसको नज़र कहते हैं, ये आपने आम देखा होगा। सर लाल मिर्च होती है। ओ सॉरी, लाल मिर्च, आई एम सॉरी, लगता है आप तकसीम करती रही हैं मेरी माजरत, मुझे काली और लाल मिर्च में फ़र्क नहीं पता। जिस तरह न्यूटन आइंस्टाइन की जुराबें काली जोड़ा नीला जोड़ा मिल जाता था, उसकी बीवी उसने दूसरी शादी इसलिए की कि जोड़े मिला के अलग करते। नहीं सर, नेफी सारी औरतें करते थे भाइयों भतीजों में। अब मुझे इसकी वजह समझ है, मजहब में, कानून में, इखलाकियात में या कॉमन सेंस में इसकी कोई वजूहत है नहीं। सब शुरू से देखा है। तो इसका नाम है तोहमात, इसका नाम है सुपरस्टिशन। मैं इसको गैर इस्लामी नहीं कहूँगा, ना इस्लामी कहूँगा, मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन इसमें लॉजिक नहीं है, मंतक नहीं है। जहाँ लॉजिक और मंतक नहीं है तो ख़त्म बस। ये जो तर्जुमा मैंने किया उर्दू में तोहमात, आप सब समझते हैं लफ्ज़ को, इंग्लिश में सुपरस्टिशन कहते हैं इसको। अब मैं 2 मिसालें दे के बता रहा हूँ कि लोग नाकाम कैसे होते हैं। ये मेरी ज़ाती मिसाल नहीं है, मैंने आसपास देखी हैं। अमेरिका से एक लड़का पढ़ के आया और कैनेडियन सिटीज़न था, लम्ज़ में उसको नौकरी मिल गई। सुस्त था तो उन्होंने लम्ज़ निकाल दिया उसको। उसकी बहन ने उससे पूछा कि तुम क्यों सुस्त हो? कहता है मुझे लगता है मेरे पे साया हो गया है। अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए साया डिक्लेयर कर लिया उसने, कंफर्ट जोन में रहने के लिए। ये लाइव केस स्टडी है, मैं आपको बड़े वसूख से 200% वसूख से सुना रहा हूँ, और 200% इसमें सच्चाई है। तो बहन डर गई, माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। बड़ी बहन ने, लड़के की एज थी लेट 30s, बहन की उम्र थी 40s में। वो पढ़ी लिखी, डिफेंस की बात है, ये फेज़ 3 में घर था। वो उसको एक आलम दीन के पास ले गई। उन्होंने जायचा शाचा खींचा, जो भी अमल होता है। उसने कहा जी इसको 3 जिम चिमट गए हैं और 6 महीने लगेंगे निकलने में, और 6 महीने से पहले ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने उसको लेसन दे दिया काम न करने का। वो अमेरिकन क्वालिफाइड कैनेडियन सिटीजन 6 महीने सोता रहा कि 6 महीने में जिन निकलेंगे या भूत निकलेंगे तो मैं काम शुरू करूंगा। ये मेरे सामने हुआ है, और मेरा फैमिली मेंबर था और है। उसको कंप्यूटर का इंजीनियर, मैं उसे कहूँ कंप्यूटर की टीचिंग ही शुरू कर दे, तेरे घर में भूख आ गई है, बहनों के घर में रह रहा है बेशर्मों की तरह। कहता नहीं वो जिन निकलेंगे तो मैं करूंगा। वो जिन चिमटे हुए और जिम का वजूद ही नहीं था। ये 200% सही वाक्य है। और आपके आसपास भी इस तरह के, एक मेरी कुलीग अमेरिका में मेरे साथ पढ़ती थी, वो 28 साल की उम्र, उसके पास PhD का स्कॉलरशिप था। 28 साल में उसने MS किया और वापस आ गई। कहती है कि मेरी 29 साल उम्र हो गई, अगर मैं PhD करने लगी तो 32, 34, 36 साल हो जाएगी, मेरी शादी नहीं होनी। अपर क्लास की लड़की थी। मैं 4-5 साल बाद PhD करके आया तो मैं मिला गॉर्डन टाउन में उसको। क्या हालात है भाई? कहती है मेरे घर में दीवार पे किसी ने छिड़का हुआ है, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। तो 7 साल से मेरी शादी नहीं हुई, और मैंने PhD का स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फुली फंडेड छोड़ दिया। जब मैंने ज़्यादा तहकीक की तो माँ बाप इतने कंजूस थे, किसी को चाय की पानी नहीं पूछते थे। उसकी वजह यह थी, उसने वो उस पर डाल दिया पानी पे, और दीवारों से कील निकले हैं, और किसी ने वो किया हुआ है। दीवारों से उसने कील भी बरामद कर लिए सचमुच के। जब आप मफरूज़ों पे चलते हैं तो सचमुच के फील आ जाते हैं जो वजूद ही नहीं होता जिनका। जब आपका माइंड कुछ और चाह रहा होता है तो आप नजर भी वही आती है जो माइंड रीड कर रहा होता है। ये बड़ी राज की बात बता रहा हूं मैं। फिर आप जादू के कील दीवार पे देखेंगे, नजर आने शुरू हो जाएंगे, वाकई आ जाएंगे जादू के कील। जो खाला ने ठोके हैं कि उनके बेटे से शादी नहीं हुई, रिश्ता नो कर दिया था आपने, और मोटी मुर्गी निकल गई है, लिहाजा उन्होंने कहा जी अब मोटी मुर्गी हमारे पास नहीं आ रही, कील ठोके उसको। और पीछे कहानी क्या कि माँ बाप कर्टसी से, अखलाक से किसी से बात ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा जैसे माँ बाप है वैसे ही बेटी होगी, लिहाजा फारग करो, जाओगी कोई ना। तो ये मैं अपने हुस्न अमल या हुस्न अखलाक की अदम मौजूदगी को जस्टिफाई तो हम से नहीं कर सकता। मैं अपनी नाहली या लो लेवल ऑफ स्पार्क एंड डायनामिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकता तोहमात के जरिए। मैं कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता कि मुझे लाइकली चांसेस हैं कि किसी चुड़ैल या साया हो गया मेरे पे। इफ्तिखार आरिफ उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, उनका मुझे एक शेर याद आ रहा है। कहता है ये खुशगुमानों के, ये खुश यकीनों के वामे हैं जो इंसान को अंदर से मार देते हैं। समझिए मेरी बात, ये खुशगुमानों के, खुश यकीनों के वामे हैं। वामे क्या होता है? वहम, जो इंसान को अंदर से मार देते हैं। बचपन से आप सुन रहे होंगे कि वहम का इलाज तो हकीम रस्तू के पास नहीं था। ये सुनते होंगे ना आपने,
हकीम लुकमान या सुकरात, कोई सुकरात कह देता, कोई लुकमान, जिसकी जैसा ज़र्फ है उसके मुताबिक। और हकीम लुकमान की हिकमत के मुतालिक सूरह लुकमान है कुरान पाक में। अब वहम का इलाज किसी के पास नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ 25 साल से, इस्लामाबाद लाहौर में, गवर्नमेंट कॉलेज से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, नस्ट और कनेड। हर क्लास में मुझे एक वहमी स्टूडेंट मिल जाता है जिसको वहम होता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, उस पर जादू कर रही है खाला, उसके अब्बा जी उसके तरक्की नहीं चाहते, उसकी माँ उसकी शादी नहीं होने दे रही, वगैरह वगैरह। और मैं वहम निकालता निकालता सेमेस्टर गुजर जाता है। और यकीन करें बाज़ों के वहम मैं निकाल देता हूँ तवानाई के जरिए गुफ्तगू से। और बाज़ लड़के लड़कियाँ खुदकुशी की स्टेज पे पहुँचे होते हैं। वो एक अलग स्टोरी है, उसके लिए एक दास्तान पूरे 2 घंटे चाहिए मुझे कि वहम को मैंने नॉन साइकोलॉजी तौर पे कैसे निकाला अपने स्टूडेंट्स में। वो लाइफ की स्टडी मैं किसी किताब में लिखूंगा, इतनी लंबी दास्तान है कि मैं उसको इस वक्त नहीं छेड़ सकता। वहम को बढ़ाने में माँ और बाप का मेजर रोल है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अगर माँ कहती है ना चढ़ जा बेटा, सूली राम भरी करेगा, देखी जाएगी, चढ़ जा, तो वो बच्चा चढ़ जाता है, वो फिर टक्कर ले लेता है। वो जरूरत रंदाना वो सब माँ दे सकती है 80% और 20%, 30% बाप दे सकता है। तो अगर आप तोहमात में पड़े रहेंगे और सुरख या नीली या पीली मिर्चें फेरते रहेंगे 7 दफ़ा धुनी और अमल नहीं करेंगे तो बात नहीं पड़ेगी। अब तवक्कुल और कनात का ये मफहूम है। फिर तवक्कुल कनात का मफहूम ये नहीं काम ही ना करो और कंफर्ट जोन में बैठ जाओ। चैलेंज जोन में अल्लाह की रज़ा के आगे सिर झुकाना और उसके आगे रहमतों की उम्मीदवार रहना, ये कनात का नाम हो गया। फिर नया कनात को रीडिफाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल में। आगे चले जी। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। मैंने देखा CSS करके एक खातून मुझे इस्लामाबाद में मिली, फॉरेन ऑफिस की थी। उनका मैं सिर्फ लास्ट नेम दूंगा, मिस मलिक। पहला नाम इसलिए लेता कि शी स्टिल प्रैक्टिसिंग आफ्टर लीविंग द CSS। वो फॉरेन ऑफिस में थी। कहती है मेरे सारी फ्रेंड्स CSS कर रही थी, मैंने भी CSS कर लिया, फॉरेन ऑफिस चली गई और मुझे ख्याल है कि मैं गलत जगह चली गई हूँ। मैं कहा क्यों जरूरत? कहती है मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि मैं गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं डलवा सकती। ये 15-12 साल पहले की बात है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मैं बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं कर सकती इस तनख्वाह में। अगर मैं कंसल्टेंट बन जाती या ट्रेनर बन जाती तो मैं शायद ज़्यादा कमा सकती या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मैं मेरे सामने उसने इस्तीफ़ा दिया। मेरी ट्रेनिंग कंपनी थी, मेरे साथ भी ट्रेनिंग में आ गई। उसकी तनख्वाह ऐसे 12 साल पहले 30 या 40 हज़ार रुपये थी, मिस मलिक का। और लाख 1.5 लाख पे 2-4 साल में चली गई। अब उसने 4-5 साल CSS में ज़ाया कर दिए माँ बाप के प्रेशर पे या सोशल स्टेटस के। खातून AC अफसर, DC अफसर, ASP अफसर। पिछले दिनों एक खातून आई हुई थी SSP यहाँ पे। उनको 10 साल पहले मैंने पुलिस अकेडमी में पढ़ाया था जब वो ASP अंडर ट्रेनिंग थी। अब 10 साल बाद मुझे यहाँ मुलाकात हुई, अरे तुम हो गया था। उर्दू फिल्मों ने तो अरे तुम। अब मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरे साथ UET में काफ़ी लोग बेरोज़गारी थी 80s में, तो आर्मी में चले गए। उनका टेम्परामेंट आर्मी से फिट नहीं होता था। 5-5, 10-10 साल लग गए उनको आर्मी से रिलीज इस्तीफ़ा देते हुए। मेरे पास 21वीं ग्रेड का CSS ऑफिसर आया सिविल सेक्रेटेरिएट से। कहता है मैंने 25 साल पहले गलत फैसला कर लिया था, अब मैं 21वीं ग्रेड में हूँ सिविल सेक्रेटेरिएट में। मेरी लाइफ टाइम ड्रीम है तुम्हारी तरह मैं भी पढ़ाऊँ, मुझे खुदा के लिए टीचिंग में ले आओ। मैंने साइकोलॉजी में MS किया हुआ है 25 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं चेरिश करता हूँ मैं टीचिंग में हूँ, मैं उसको नहीं ला सकता था। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन 5 से 10 साल तो ऐसे ज़ाया कर देता है और 5 से 10 साल मजीद ज़ाया होते हैं नया जगह चौथा गियर लगाने में। तो आप सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन में अपने और अपने दोस्तों के, ख़ास तौर पे अगली जनरेशन के। दूसरा बड़ा जो जुर्म हमारे माँ बाप इखलाकी जुर्म करते हैं, दानिस्ता। मेरी ख्वाहिश है बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने ताकि इसका मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। मेरी ख्वाहिश है CSS करे। अच्छा, ये दूसरी जो बड़ी गलती है माँ बाप जो करते हैं समाजी गलती के बाद, वो करते हैं कि अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन इम्पोज करते हैं लड़के या लड़की पे। किसी का टेम्परामेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं है, कहते नहीं आपने इंजीनियर ही बनना है।
किसी का टेम्परामेंट इंग्लिश का है तो कहते हैं नहीं आप डॉक्टर बनेंगे, कोई अच्छी शायरी उर्दू में कर लेता है, कहते नहीं आपने इंजीनियर बनना है या फिर कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट बनना है ताकि दाल रोटी चले। ज़िंदगी दाल रोटी की ख्वाहिश से आगे भी जाने का नाम है। तरक्की के रवायती बुतों को आपको तोड़ना पड़ेगा। डिफेंस का बंगला, प्राडो और होंडा सिटी और ये 4-5 जो आर्टिफिशियल फेक इंडिकेटर तरक्की के हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। मैं बड़े वसूख से और बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, जब मैं अमेरिका से आया था मेरा 17वां ग्रेड था, मुझे नस्ट में तनख्वाह मिली 17वें ग्रेड पे 8,000 रुपये 1995 में। 8,000 में मैस का बिल देके मैं टैक्सी भी अफोर्ड नहीं करता था, मैं वैगनों में जाता था, मुझे कोई शर्म नहीं थी। अमेरिका में 3 कारें थी मेरे पास, मेरा घर था वर्जीनिया में, मैंने ख़रीदा हुआ था। मैं आते हुए सस्ते सब चीज़ें बेच के आ गया और मैं पहले 10 साल बग़ैर कार के बग़ैर मोटरसाइकिल के रहा इस्लामाबाद पिंडी। मुझे कोई शर्म नहीं है, वैगनों में सफ़र कर तो मुझे कोई शर्म नहीं। आप इन फेक इंडिकेटर्स को तोड़ें, ये दौरे ग़ुलामी के बाक़ियात हैं। ये मेरी हम्बल सबमिशन है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन में अब इतने प्रोफेशंस आ गए हैं। इस वक्त अगर एक बच्चा अच्छा वीडियो का करता है एडिटिंग तो 2 साल बाद 1 लाख रुपए कमा रहा है लाहौर में, अच्छा वीडियो एडिटर और अच्छा वीडियो कंपोजर। अभी वापडा का मेरा एक दोस्त जो एक जनरल का भाई है, वापडा से उसने रिटायरमेंट ली, ये लाइफ की स्टडी है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली। पीसी से उसने 1 साल का कोर्स किया शेफ़ का और 1.5 लाख या 1,17,000 की उसको जॉब पीसी बुरबन में ऑफर हो गई है। वापडा में 40,000 मिलते थे उसको बीए के बाद। तो आप प्राइड लें जॉब पे हाथ से काम करने में। एक अच्छा गार्डनर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, एक अच्छा वीडियो एडिटर, इसकी भी वैल्यू है। वो बुत तोड़ दें डॉक्टर इंजीनियर वाले, वो बुत तोड़ दें दौरे ग़ुलामी के कि उस पर रिश्ता मिलता है या उस पर जॉब मिल जाती है या लाइफ सिक्योरिटी है। ये सब आर्टिफिशियल बुत है, इसको तोड़े बगैर तरक्की नहीं होगी। और जॉब वो करें जो आपको दिल कहता है, वरना 10 साल नाकामी आपके ज़िंदगी में 40 साल 30 साल प्रोडक्टिव होते हैं, 30 से 40 साल। उस प्रोडक्टिव में 10 से 15 साल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान का हर छठा या 5वां लड़का या लड़की, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैं या टीचिंग में हूँ ना, गलत प्रोफेशन लेके 4 से 5 साल नया प्रोफेशन में टाइम ज़ाया करता है। और इसके लिए कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है। मैं सैटरडेज़ को अक्सर अपने बच्चों को बुलाता हूँ यहाँ पे, किसी ने काउंसलिंग करनी हो, एजुकेशन में नया प्रोफेशन लेना है, मैं उनको गाइड करता हूँ। अगर आप में से किसी को तो वेलकम, मैं आप अपॉइंटमेंट लें आए। 25वीं रीज़न जो आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे वो है लैक ऑफ फोकस इन प्लान इम्प्लीमेंटेशन। मैंने एक प्लान कर लिया और फिर प्लान में चेंजेस की और प्रोफेशन में चेंजेस की, बिजनेस प्लान में भी चेंजेस की। ये खतरनाक चीज़ है, इसको कहते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, अदम तसलसल। अदम तसलसल जो है फोकस का एंटीथीसिस है। फोकस क्या चीज़ है? आप एक चीज़ पे फोकस कर लें, आप टारगेट ना चेंज करें, टारगेट में हर्डल आते हैं, आप लेफ्ट राइट स्ट्रेटजी ज़रूर चेंज करें, टारगेट चेंज ना करें, स्ट्रेटजीज चेंज करते रहें। अब गलती क्या होती है, लोग टारगेट चेंज कर लेते हैं। टारगेट चेंज करने में 5 से 10 साल, 6 से 10 साल ज़ाया होते हैं मिनिमम यूथ के। और क्या होता है, मुल्क की ग्रोथ रुक जाती है। जब आपकी जीडीपी ग्रोथ इसलिए नहीं रुकी हुई कि लोग करप्ट हैं, इसलिए भी रुकी हुई है कि स्किल्ड वर्कर अपना 6 से 10 साल ज़ाया कर रहा है, वो फोकस्ड नहीं है और सोसाइटी उसको पढ़ा रही है और माँ बाप उसको पे कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन से नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ रुक जाती है आपकी। जीडीपी ग्रोथ का ताल्लुक महज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं है, वो एक फैक्टर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और डॉलर्स आए तो जॉब्स क्रिएट हो गई। जॉब्स क्रिएट होने के बाद जब 7 पॉइंट ग्रोथ हुई थी पाकिस्तान में मुशर्रफ के ज़माने में 15 साल पहले, मैं इस्लामाबाद में था, हमें मैन पावर ही नहीं मिलती थी, क्वालिफाइड मैन पावर। कैन यू बिलीव? 2003 या 2004 में जब खुशहाली का दौर आया था, अमेरिकन एड आनी शुरू हुई, वॉर और टेरर में हमने उनका साथ देने का फैसला किया, जिसकी 15 साल हमने प्राइस पे की। उस वक्त इतनी ग्रोथ हो गई थी, 7 या 6 पॉइंट ग्रोथ थी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 18 से 20-25 बिलियन पे चले गए। उसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि आपको पता चला, अच्छा हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है? लैक ऑफ फोकस टू द यूथ। जिसका मैंने अभी आपको CSS फॉरेन ऑफिस की लड़की के बताई है, वो फोकस नहीं थी, उसने प्लान चेंज किया अपनी ज़िंदगी का। इस वक्त 4 CSS ऑफिसर कस्टम के इस्लामाबाद में मैं जानता हूँ जिन्होंने रिज़ाइन करके ट्रेनिंग में आ गए हैं और अच्छे ट्रेनर हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि CSS ना करें, CSS करते हैं, आपके पास पावर्स आती हैं, वहाँ भी आप लोगों के लिए मदद करेंगे। जब पावर आएगी फिर अपनी ज़ात की पूजा ना करवाना, फिर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। इसके लिए CSS करेंगे तो उसमें आपको दवाम मिलेगा। अगर अपनी ज़ात की प्रस्तिश करानी है, गाड़ी के दरवाजे खुलवाने हैं, ब्रीफ केस उठवाने हैं, तो वो CSS नहीं है, वो गुलामी की एक्सटेंशन है जिसमें हमने फैसला किया ख़त्म करना है उसका। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, कुरान पाक की एक आयत है, कुलू वशरबू ला तसर्रुफू, खाओ पियो लेकिन ज़ाया मत करो। दीन मतीन की जो एक ख़ास चीज़ है वो है इत्तदाल। दीन मतीन का जो बड़ा स्पेशल वारदात अल्लाह ने किया, इत्तदाल का रास्ता बताया है, इंतहा से मना फरमाया है। किसी भी जगह इत्तदाल का रास्ता जब नहीं होता तो इंतहा पसंदी जन्म देती है। और 15 साल इस कौम ने इंतहा पसंदी की प्राइस पे किया, 17,000 जाने, 10,000 आर्मी की शहादत और $200 बिलियन का प्लस का नुकसान इकॉनमी को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेस जो टूरिज्म ना होने से 500 से 700 बिलियन का लॉस हमने 15 साल में किया, शायद $1 ट्रिलियन का किया। वॉर ऑन टेरर में जब हमने साथ देने का फैसला किया, उसकी हमने $1 खरब पे किया। उसका कहने को होता है ये लो लेवल ऑफ फॉरगिवनेस एंड इंटॉलरेंस। ये वो चीज़ है जो मेरे में नहीं है तो सोसाइटी उसका प्राइस पे करेगी। अगर फॉरगिवनेस और टॉलरेंस मेरे में नहीं है तो उसकी प्राइस सोसाइटी पे करती है। मैं तो करता ही हूं। थोड़ा सा इस पर वजाहत करते हैं। इनटॉलरेंस मीन्स वन हैज स्टॉप्ड रिक्वायरिंग नॉलेज, कि मुझे तो हर चीज पता है। द पर्सन विद द क्लोज माइंड ऑन एनी सब्जेक्ट सेल्डम गेट्स अहेड। जो तंग जहन लोग होते हैं वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। अब इनटॉलरेंस का मतलब है नए आइडियाज को भी मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। जो इकबाल का शेर है ना कि जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिस्से होते नहीं जहां पैदा। मैंने पुराने आइडियाज़ पे रहना है और आननों से डरते रहना है, और मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। इकबाल यही कहता है। द मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस इज रिलीजियस, रेशियल एंड पोलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तीनों में पाकिस्तान में इंतहा पे गए थे, आहिस्ता 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 कम हो रही है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस, अच्छा इंटॉलरेंस को मैं कह देता हूं अदम बर्दाश्त उर्दू में, और कुव्वत बर्दाश्त इसका एंटीथीसिस का। तो कुव्वत बर्दाश्त जितनी मेरी बढ़ती है उतना मेरी तरक्की के चांसेस बढ़ते जाते हैं। मैंने एक मोटा सा फॉर्मूला कॉइन किया है। इस फॉर्मूले को कॉइन करने के पीछे कोई रैशनल, कोई जवाब नहीं, मेरा अंदाजा है सिर्फ, हो सकता गलत हो। वो फॉर्मूला मैं देना चाहता हूं आपको, अगर आप उसको रजिस्टर कर लें। इसका पीछे जवाब कोई नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है, तजर्बा है, और हो सकता है गलत हो। अगर आप जनवरी फरवरी में हद करते हैं कि दिसंबर तक मैंने अपनी कुव्वत बर्दाश्त को 10% बढ़ाना है, तो आपकी आमदन या स्कूल में या तरक्की में 20% इजाफा होगा। ये मोटा सा फॉर्मूला मैंने खुद कॉइन किया, कोई किताबी इसके पीछे मुशाहिदा नहीं है, इल्म नहीं है। अगर आप तय कर लेते हैं कि इस साल के एंड तक आप अपनी कुव्वत बर्दाश्त में 10% इजाफा कर रहे हैं, तो आपकी तरक्की 20% होगी मिनिमम। इसका जवाब मैं अगली दफा दूंगा, इस पे लंबी डिस्कशन अगली दफा करेंगे, और आप भी इसका जवाब लेके आइएगा थर्ड सिटिंग में, कि अदम बर्दाश्त को बढ़ाने से, अदम बर्दाश्त को कम करने से और कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली क्या आती है। कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है फॉरगिवनेस, जिसको कहते हैं माफ़ी। अब सूरह आल इमरान की आयत का तर्जुमा है, जो गुस्से को पी जाते हैं दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। सूरह आल इमरान की तर्जुमा मैंने पेश किया, जो गुस्से को पी जाते हैं दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। टोनी रॉबिन्स एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी एक स्टेटमेंट मुझे याद आ गई है। कहता है, गिव ए ब्लैंकेट पार्डन ऑफ फॉरगिवनेस टू एवरीवन हु हैज एवर हर्ट यू इन पर्सनल कैपेसिटी। मैं ऐसा तर्जुमा उर्दू में करूंगा। Forgiveness is a divine act. It relieves you from the burden of the past. हर शख्स को माफ कर दें जिसने अपने जाती कैपेसिटी पे आपको नुकसान दिया है, और माफ कर देना अल्लाह ताला के करीब तर इंसानों को
डिवाइन एक्ट है। डिवाइन एक्ट को कहते हैं अल्लाह ताला का एक्ट है, और हर एक को एक ब्लैंकेट पार्डन दें। ब्लैंकेट पार्डन मतलब है खुली छूट टू सम एक्सटेंट, नॉट ए लार्ज एक्सटेंट। अब फॉरगिवनेस के कॉन्सेप्ट को इस्लाम ने कितना प्रमोट किया है। कुरान पाक की आयत तो मैंने आपके सामने पढ़ी। सूरह अराफ का एक और मैंने आयत ढूंढी है, जमात इस्लामी से लिया है मैंने तर्जुमा उनकी वेबसाइट से। ए नबी, दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, नेकी की तलकीन के जाओ, जहलों से ना उलझो। जहलों से उलझना भी डिबेट करना सिर फोड़ने के मतरादिफ है। नेचर कितने अच्छे रूल दे रही है हमें। और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो। गालिब भी कहता है ना, बख्श दो गर खता करे कोई, रोक लो गर गलत करे कोई। गालिब का ये शेर सब ने FASC में पढ़ा होगा। अब दरगुजर दरगुजर दरगुजर, अब दरगुजर की दो डायमेंशन है, एक प्रोफेशनल डायमेंशन है, एक पर्सनल डायमेंशन है। लोग मिस कर देते हैं। प्रोफेशनल डायमेंशन क्या है कि आप सरकारी चीज़ को नुकसान दे रहे हैं, मैं दरगुजर करे जा रहा हूँ और कौम तबाह हुई जा रही है, उस पर छूट नहीं है, उस पर छूट नहीं है। आपने मुझे मेरे मुंह पे थूका, मैंने दरगुजर करके साफ करके मुंह धो के चल पड़ा। ये दरगुजर की डेफिनेशन, ये शायद ज़ाती हवाले से मुसल्लम और पॉजिटिव है, येट ऑफिसर से हवाले से तो दरगुजर की डेफिनेशन मेरी नाचीज़ राय में वहाँ अप्लाई नहीं होती। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ कर देना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। हज़रत अली कौल, ए नबी, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला रहीम हूँ, और जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता रहता है उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। अच्छा, दरगुजर मैं इसलिए नहीं कर रहा माफ़ कर रहा हूँ आपको या किसी ज़ाती हवाले से पर्सनल कैपेसिटी में, मैं दरगुजर इसलिए नहीं कर रहा कि वो मुस्तहिक है दरगुजर करने का। दरगुजर करके मैं अपने आप को बचा रहा हूँ उस टेंशन, स्ट्रेस और वेस्टेज ऑफ टाइम से जो अदरवाइज इंतकाम में ज़ाया हो रही है। ये फिलॉसफी है इसकी। सोसाइटी की तरक्की रुक जाती है इंतकामों में, दौर जहालत में। और आज भी बाज़ पख्तून कबीलों में शायद अभी भी रवाज है कत्ल दर कत्ल दर कत्ल। पंजाब के साउदर्न पंजाब में भी ये अभी तक रवाज चल रहा है। इवन लाहौर में बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, फलाना ट्रुका वाला तो फलाना ट्रुका वाला, उसके बेटे बेटियां भी कत्ल करे जा रहे एक दूसरे को। अब दरगुजर की स्ट्रैटेजी जो है ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं आज की मीटिंग पे आखिरी 2 मिनट लेता हूँ, फिर QA सेशन ले लेंगे, बाकी गुफ्तगू अगली दफ़ा करेंगे। आज से 10 साल पहले मैं स्वीडन गया जी, बड़ा मज़ेदार वाक़या है। 10 साल पहले मैं स्वीडन गया तो जिस दुकान पे जाता था वहाँ स्टैचू पड़े होते थे, और एक लंबी दाढ़ी वाला बहरी कज़ाक सिर काट के ना ऐसे खून टपक रहा होता था सिर में से। तो मैंने एक दुकानदार से पूछा कि ये हर दुकान पे ये स्टैचू क्यों बिक रहे हैं? कहता है 400 साल पहले स्वीडन और फिनलैंड के लोग, हम बहरी कज़ाक थे, हम सिर्फ जहाज़ लूटते थे और हमारा मुल्क उस पर चलता था। तो मैं कहा उसके बाद क्या हुआ? कहता 400 साल पहले हमने, हमारा एक बादशाह आया, उसने फैसला कर लिया कि हम लूट मार बंद कर देंगे और हम मॉडरेट या पॉजिटिव रवैया इख्तियार करेंगे, इंसानों को ज़िंदा रहने का हक देंगे और बहरी जहाज़ों को गुजरने देंगे जो हमारे इलाकों से गुजरते हैं। मैं कहा उसके बाद? कहते उसके बाद हमने तरक्की करनी शुरू कर दी। आज स्वीडन, फिनलैंड नंबर 1 है इस वक्त एजुकेशन में, तजर्बों में। और मैं फिनलैंड 1-2 दफ़ा गया हूँ, मैं हैरान हूँ। फिनलैंड में एक दफ़ा गया तो वहाँ पे BBA की क्लास से मैं मिला, वो बाहर ग्राउंड में उसमें बैठे थे हॉल में। मैं कहा तुम हॉल में क्यों बैठे हो? कहते हमें सिर्फ पहले 1.5 साल 2 साल पढ़ाते हैं। मैं कहा उसके बाद? कहते हैं वो हमें हॉल दे देते हैं, कमरे दे देते हैं, बिज़नेस करो, पैसे कमाओ। अगले 2 साल हम सब बिज़नेस करते हैं, स्टेट हमें मदद करती है, और जब तक 1 मिलियन यूरो हम कमा ना लें, बिज़नेस ना कर लें, हमें डिग्री मिलती नहीं है। कमाल है ना ये फिनलैंड में। मैंने आके UET में यही तजर्बा किया। मैं UET में प्रोफेसर था। मैंने UET के टॉप फ्लोर पे एक बिज़नेस पार्क बनाया, उसका नाम मैंने नाम नहीं बदला, इंक्यूबेशन सेंटर के पे पार्क कर दिया और मंजूरी ली उसकी बाकायदा। और मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट्स को क्यूबिकल दूंगा। और आखिरी सेमेस्टर में हमने कहा जो अब चीज़ से नहीं कहा ये सब्जेक्ट पढ़ाने ही पढ़ाने हैं 8 सेमेस्टर में तुमने। मैं कहा सब्जेक्ट्स में हो सकता है हम वो चीज़ ना पढ़ाएं और हमको तजर्बे कराते रहें कागज़ों में। मैं इस तरफ जा रहा था फिनलैंड को, नहीं मैं कर सका, हर जगह से रेजिस्टेंस थी। अब फिनलैंड ने तरक्की की नए तजर्बों से, एजुकेशन में नए तजर्बे हैं। उन्होंने सिलेबस भी ख़त्म कर रहे हैं, किताबें भी ख़त्म कर रहे हैं, और फिर भी टॉप कर रहे हैं दुनिया में। हम HEC हमें कहती है ये किताब पढ़ाओ, ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। यानी मैं एक स्कूल के मदरसे की तरह यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ इस वक्त MS PhD में।
HEC इतनी डिक्टेशन दे रही है मुझे। उन्होंने कहा नहीं, पहले 6 साल स्कूल में भेजना जुर्म है, बच्चे को खेलने दो, नेचुरली ग्रो होने दो। मेरी छोटी बेटी की किताबें इतनी ज़्यादा हैं 8 साल की उम्र में कि वो ट्रॉली बैग में पहियों पे लेके जाती है, उठा ही नहीं सकती। इतनी किताबें उसको क्लास 4 में 3 में दे दी उन्होंने कहा किताब पढ़नी नहीं, पहले 6 साल 8 साल, 6 साल के बाद 2 साल हमें 4 साल इम्तिहान ही नहीं लेंगे और 10 साल पढ़ते रहो, हर बंदा पास होता रहेगा, फेल कोई होगा नहीं। उन्होंने फियर ऑफ फेलियर भी निकाल दिए, नए तजर्बे थे। तो आप भी नए तजर्बे अपनी ज़िंदगियों में करें, दफ्तरों में करें, और अपनी परफॉर्मेंस असेसमेंट का स्टाफ का निज़ाम भी चेंज करें। रवायती लेट आना जल्दी आने के बुतों से भी कैद से आज़ाद करें। मेरा बेटा इस वक्त 22 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली में एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है। 6 महीने पहले मैं मिलने गया उससे। वो सॉफ्टवेयर हाउस क्या है, वो एक पिकनिक क्लब है कि काम करना तो अच्छी बात है, वरना ना भी करो पैसे देंगे। उन्होंने स्ट्रेस निकाल दिए और लोग शर्मा शर्मी इतना काम करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स ईजाद करते रहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में। तो मैंने कहा कि तुम्हें ऑफिस टाइम कहते हैं, ऑफिस टाइम 9 बजे है, लेकिन आप सिंपली अगर टेक्स्ट कर दें कि आप मेंटली आज कंपोज्ड नहीं है या नॉट फीलिंग मेंटली वेल, फिजिकली तो अलग बात है, कहेंगे 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ। कहते हैं कि 4 घंटे अगर आप मेंटली वेल नहीं है तो घर में आराम करो, हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो कंप्यूटर बैठ के, वैली तो ऐड करनी नहीं ना। ये रियलिस्टिक अप्रोच है बिजनेस में आज, और ये सिलिकॉन वैली में सैन फ्रांसिस्को में 6 महीने पहले मैं देख के आया हूँ। ठीक है, मिस यूज़ भी होता है। इवन PIA में लॉ ये है कि अगर पायलट कह देना कि मेरा आज मूड नहीं जहाज़ उड़ाने का, तो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। उसका नहीं मूड, जहाज़ तो नहीं खराब कर देना, जहाज आ जाओ फौजी स्टाइल में बंदूक चलानी है, ठुस ठुस गर्म हो सी तो ठुस कर सी, वो तो नहीं ना। तो कंपल्शन लाइक राफी दीन में जबर नहीं है तो नौकरी में भी जबर नहीं है। फ्लाइट का क्या होगा? उसके दूसरा जहाज़ बैठा होता है, वो दूसरा जहाज़ वो पायलट बैठा होता है, वो तो पूरा प्लानिंग होती है ना, फिर 3 बंदे 4 बंदे। मैं एज ए प्रोफेसर स्टैंड टू चार्टर प्रोफेसर रखता हूँ। अभी मेरा एक प्रोफेसर इस वक्त मलेशिया में बैठा हुआ है, क्लासें शुरू हो गई हैं, उसने 1 महीने बाद आना है, मैं फिर कोई और करता हूँ अरेंज, या उसको स्काइप पे ले लूँगा, या फिर प्रोफेसर 2 हफ्ते के लिए और लूँगा। वो तो फिर आपको इदारे चलाने होते हैं, तो बड़े बड़े इदारों में तो प्लानिंग बी और प्लान सी होते हैं, प्लान Z तक होता है। और ऐसा भी प्लान होता है कि कुछ ना करो वो भी प्लान है, डू नथिंग इज ऑल्सो प्लान।